स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फाइनल फार्मूला हमारे को मिला लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बाय सी, और ये सी क्या था? मोलरता। ये सी जो था ये मोलरता थी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहले हम तुल्यांकी चालकता डिस्कस करेंगे। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्यू से इसको लिखा जाता है, लैम्डा इक्यू। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में जो फर्क है, मोलर चालकता अगर विद्युत अपघटन 1 मोल हो तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, और तुल्यांकी चालकता यदि विद्युत अपघटन 1 ग्राम तुल्यांक हो, 1 ग्राम तुल्यांक हो तो उसकी चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यदि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन घुला है, तो उसकी चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? उसमें हमने लिखा था 1 मोल विद्युत अपघटन घुला है, तो यहां हम लिखेंगे यदि किसी विलयन में विद्युत अपघटन का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, वहां 1 मोल घोला था और यहां हम 1 ग्राम तुल्यांक घोल रहे हैं। 1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो इस विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिजोल्व कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसकी जो चालकता होगी, जो कंडक्टिविटी होगी, वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। तो यदि किसी विलयन में विद्युत अपघटन का कितनी मात्रा घुली है? 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा घुली है, तो उसकी चालकता को हम क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। अब सेम बात कल वाली आएगी, हम क्या लिखेंगे? माना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन को घोलकर माना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन को घोलकर एक विलयन बनाया गया है, जिसका आयतन V घन सेमी है। आयतन कितना है जिसका? V घन सेमी। तो चालकता कितनी हो जाएगी बताओ? जब आयतन V घन सेमी है, कल वाली बात सेम टू सेम, आयतन V घन सेमी है तो चालकता कितनी हो जाएगी? चालकता कापा इंटू वी, है ना, कापा इंटू वी, कापा इंटू वी। चालकता जो आएगी वो कापा इंटू वी हो जाएगी, क्योंकि 1 घन सेमी का 1 कापा होता है, तो V घन सेमी में V कापा हो जाएंगे, तो जो चालकता होगी वो कापा इंटू वी हो जाएगी। और इसी चालकता को ही हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन घुला होता है। तो अभी चालकता आ गई कापा इंटू वी, और क्योंकि इस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन घुला है, इसलिए इस चालकता को हम क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा इक्यू, और लैम्डा इक्यू जो होगा वो चालकता के बराबर होगा, और हाल फिलहाल जो चालकता है वो कापा इंटू वी है। क्यों? क्योंकि आयतन V घन सेमी है, तो चालकता जो है वो कापा इंटू वी है, और इसी चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहेंगे, क्योंकि यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन घुला हुआ है। तो लैम्डा इक्यू बराबर कापा इंटू वी। क्लियर? अब सेम वही बात, V का मान रखना है मेरे को। अब यहाँ ग्राम तुल्यांक आ रहा है, यहाँ आयतन आ रहा है, और ग्राम तुल्यांक और आयतन में ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं हम नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। कल हम बात कर रहे थे, यहाँ कल और आज में इतना ही फर्क है
कि कल यहाँ हमने मोल लिखे थे और मोल और आयतन में जो संबंध होता है उसको मोलरता बोला था यहाँ। अभी आज हमारे पास क्या है, मोल की जगह ग्राम तुल्यांक है और आयतन है, और ग्राम तुल्यांक और आयतन में जो संबंध होता है उसको हम नार्मलता कहते हैं। तो नार्मलता बराबर होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक कितने लिए हैं बताओ, हमने क्या मानना है, हमने कितने ग्राम तुल्यांक लिए हैं? एक ग्राम तुल्यांक लिया है ना, 1 ग्राम तुल्यांक लिया है। और आयतन चाहिए लीटर में। हमारे पास क्या है, वी घन सेमी। वी घन सेमी का मतलब वी एम एल। एम एल का लीटर कैसे बनाएंगे, वी एम एल है, वी एम एल के लीटर कैसे बनाएंगे, 1000 से भाग दे देंगे, है ना। तो नार्मलता बराबर, नार्मलता को सांद्रता ही बोलते हैं, तो हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं। सी बराबर 1/V/1000, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 1000/V। वी इधर ले आएंगे, सी इधर ले आएंगे, तो V बराबर 1000/C। तो इस V का मान रख दो, 1000/C V का मान है आपके पास। तो क्या सूत्र बन जाएगा, इस V का जब हम मान रखेंगे, V का मान, तो लैम्डा EQ बराबर 1000/C, तो V का मान हो गया, इस V का मान 1000/C, और कापा इसके गुना में पड़ा है, यानी 1000 कापा/C। सिर्फ फर्क क्या है, पहले वाला जो मोलरता में जो C आया था वो क्या था, मोलरता थी, और यहाँ जो C आया है ये क्या है, नार्मलता है, ये नार्मलता है। क्लियर। तो 2 सूत्र आ गए आपके पास। मोलर चालकता का सूत्र क्या है, मोलर चालकता का 1000 कापा/C, और तुल्यांकी चालकता क्या आया, 1000 कापा/C। क्या फर्क है दोनों में, ये C किसको बता रहा है, ये वाला C मोलरता को, ये वाला C मोलरता को बता रहा है, और ये वाला C किसको बता रहा है, नॉर्मलता को, नॉर्मलता को ना। तो अब देखो नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता में और मोलरता में क्या संबंध होता है, ये मोलैरिटी है, ये नॉर्मैलिटी है, क्या संबंध होता है। जो नॉर्मलता होती है ना, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। नॉर्मैलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। नॉर्मैलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। ये रिलेशन होता है। कैसे आया ये रिलेशन वो भी देख लो। नॉर्मलता का सूत्र क्या लिखा था हमने अभी, क्या होती है नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिखा था ना ऊपर। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक जो होता है ना, ग्राम तुल्यांक, ये होता है ग्राम बट्टे तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक का मतलब ग्राम बट्टे तुल्यांक की भार। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम ओवर अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम बट्टे तुल्यांक की भार। तो ग्राम तुल्यांक का मान रखो, ग्राम तुल्यांक का मान रखो। क्या मान होता है ग्राम तुल्यांक का, ग्राम तुल्यांक का मान क्या होता है, ग्राम बट्टे तुल्यांक की भार। तो मैंने ग्राम तुल्यांक का मान लिख दिया, ग्राम बटे तुल्यांक की भार। और तुल्यांक की भार का सूत्र क्या था, तुल्यांक की भार का सूत्र लिखा था अपने, अणुभार बटे संयोजकता या परमाणु भार बटे संयोजकता ना। परमाणु है तो परमाणु भार बटे संयोजकता, और अणु होगा तो अणु भार बटे संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ग्राम बट्टे तुल्यांक की भार का अगर मैं मान रखता हूं तो ये बन जाएगा अणुभार बटे संयोजकता इनटू लीटर। तुल्यांक की भार का मान हो गया अणुभार बटे संयोजकता। ये तुल्यांक की भार है, बट्टे में जो संयोजकता है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर।
तो नॉर्मलता बराबर क्या बन गया बताओ, ग्राम बटे अणुभार इंटू लीटर, और वो जो बट्टे में संयोजकता थी वो ऊपर चली गई, इंटू संयोजकता। अब ग्राम बटे अणुभार को क्या बोलते हो, ग्राम बटे अणुभार को क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार, मोल, ग्राम बटे अणुभार मोल होता है। ग्राम बटे तुल्यांकी भार जो होता है ना, ग्राम बटे तुल्यांकी भार, जो ग्राम बटे तुल्यांकी भार ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम बटे अणुभार मोल होता है। ग्राम बटे अणुभार क्या होता है, मोल। तो ये ग्राम बटे अणुभार क्या बन गया, मोल। तो क्या बन गया, नॉर्मलता बराबर मोल पर लीटर इंटू वैलेंसी यानी संयोजकता। और मोल पर लीटर क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं, मोलरिटी, मोलरता। तो ये बन गया नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। ये संबंध आ गया नॉर्मलता और मोलरता के बीच। क्लियर। तो वापिस देख लो एक बार, नॉर्मलता का सूत्र क्या था, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है, ग्राम तुल्यांक का मतलब ग्राम बटे, तो ये ग्राम तुल्यांक का अगर मैं मतलब लिखता हूं तो ये बनता है ग्राम बट्टे तुल्यांकी भार, ग्राम बट्टे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार का मान क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बट्टे संयोजकता। तो बट्टे वाली संयोजकता ऊपर आ जाती है। अब ग्राम बटे अणुभार क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार मोल, मोल होता है, ग्राम बटे अणुभार मोल होता है। तो बट्टे में लीटर पड़ा ही है तो ये बन गया मोल पर लीटर, है ना। ग्राम बटे अणुभार को हम लोग मोल बोलते हैं, ये मोल है ग्राम बटे अणुभार, बट्टे में लीटर पड़ा ही पड़ा है तो मोल पर लीटर बन गया इनटू वैलेंसी। और मोल पर लीटर क्या हो जाता है, मोल पर लीटर मोलरता। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। क्लियर। तो क्या सूत्र बन गया नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। अब देखो आप ये क्या बन गया, अब मैं इस नॉर्मलता का मान रख रहा हूं तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्यू बराबर 1000 कापा बट्टे मोलरता इंटू संयोजकता। मैंने नॉर्मलता का मान रख दिया, मोलरता इंटू संयोजकता, मोलरिटी इंटू वैलेंसी। क्लियर। मैंने इस नॉर्मलता की वैल्यू रख दी, मोलरता इंटू संयोजकता। अब 1000 कापा बट्टे मोलरता क्या होती है, 1000 कापा बट्टे मोलरता ये पड़ी, 1000 कापा बट्टे मोलरता क्या होती है, 1000 कापा बट्टे मोलरता मोलर चालकता। तो क्या बन गया बताओ, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बट्टे संयोजकता। संयोजकता तो बट्टे की बट्टे में रहेगी और 1000 कापा बट्टे मोलरता का मान रख दिया हमने मोलर चालकता। आगे बात समझ लग गया पता। तो क्या बन गया, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे संयोजकता, लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी, या हम कह सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू वैलेंसी। अब आपसे पूछ सकता है AlCl3 की तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट वैलेंसी तथा मोलर चालकता में क्या संबंध है, AlCl3 की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो AlCl3 की वैलेंसी सोल्व करो, चाहे प्लस का चार्ज देख लो चाहे माइनस का चार्ज देख लो, वैलेंसी सोल्व हो जाएगी। कितनी होगी बताओ AlCl3 में वैलेंसी 3। वैलेंसी प्लस या माइनस नहीं होती, कभी भी प्लस माइनस आवेश होता है। ठीक है, AlCl3 अगर आप देखोगे तो प्लस का 3 है Al पे, Cl माइनस के 3 हो गए, Cl 3 है तो माइनस के 3 हो गए, क्योंकि एक Cl पे -1 होता है तो 3 Cl पे -3 हो जाएगा।
तो प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, अतः जो संयोजकता है वो 3 है, वैलेंसी जो है वो 3 है। क्लियर? वैलेंसी 3 है। अब वैलेंसी का मान 3 रख दो, क्या बनेगा बताओ? वैलेंसी का मान 3 रख दो तो लैम्डा एम बराबर 3 लैम्डा ई क्यू, ये रिलेशन मिल गया। क्लियर? अब अगला बताओ आप, तुम्हारा फार्मूला है लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंसी। अगला बताओ केसीएल के लिए क्या संबंध बनेगा बताओ? लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में केसीएल के लिए बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक। क्योंकि प्लस या माइनस कोई भी आवेश देख लो, के पे प्लस का एक होता है, सीएल पे माइनस का एक होता है, यानी वैलेंसी एक होती है इसकी। MgSO4 के लिए बताओ, MgSO4 के लिए लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में संबंध लैम्डा एम बराबर 2 लैम्डा ई क्यू, मोलर चालकता बराबर 2 इंटू तुल्यांक की चालकता। क्योंकि Mg पे +2 होता है, SO4 पे -2 होता है, यानी वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। अब आगे देखो, मान लो Al2SO4 की थ्राइस आ गया, Al2SO4 की थ्राइस। अब बताओ वैलेंसी कितनी होगी? क्या बन जाएगी वैलेंसी? अब 6 बराबर ही रहेगा, प्लस माइनस, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं आएगा। Al कितने? Al 2 है, Al 2 है ना, तो ये प्लस का 6 हो गया, और SO4 पे होता है माइनस का 2, और 3 SO4 है, तो ये माइनस का 6 हो गया, यानी वैलेंसी 6 रहेगी। तो लैम्डा एम बराबर 6 लैम्डा ई क्यू बन जाएगा। तो इस तरह से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच संबंध देख लेते हैं कि क्या संबंध बन रहा है। आ गया समझ? अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं इसके। क्वेश्चन में हमारे को मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए कह सकता है, जैसे लैम्डा एम निकालना है तो 1000 कापा बाय सी, 1000 कापा बाय सी, और काप्पा ज्ञात करें। काप्पा का सूत्र क्या था? काप्पा इक्वल टू, कल प्रूव किया था हमने, काप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बटा ए किया था ना। काप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बटा ए, 1/r इंटू एल बटा ए, ये काप्पा का फार्मूला था हमारे पास। जहां 1/r जो था वो तो चालकता था, और एल बटे ए को हमने सेल स्थिरांक बोला था, सेल कांस्टेंट बोला था, कल पढ़ा था इसके बारे में, है ना। अब देखो एक टॉपिक में छोटा सा और बता दूं आपको, हमारी बुक्स में हेडिंग लगी होती है आयनिक विलयनों की चालकता। भाई आयनिक विलयन की चालकता हमने ज्ञात करनी है, काप्पा हमें ज्ञात करना है। मान लो ये एक ऐसा विलयन है जिसकी चालकता यानी काप्पा मेरे को ज्ञात करना है, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? देखो काप्पा का फार्मूला क्या है? काप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बटा ए। तो मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो प्रतिरोध चाहिए, इस विलयन का प्रतिरोध चाहिए मेरे को, और एक मेरे को सेल स्थिरांक एल बटा ए चाहिए। दूसरी चीज जो चाहिए सेल स्थिरांक चाहिए। अगर मेरे पास प्रतिरोध आ जाए, सेल स्थिरांक आ जाए, तो बताओ काप्पा आएगा या नहीं आएगा? बताओ। हो सकता है ना सोल्व काप्पा। भाई इसकी चालकता निकालनी है, चालकता ज्ञात करें, मेरे को दो भौतिक राशियां चाहिए होती है, एक तो प्रतिरोध और एक सेल स्थिरांक। अब अगर मेरे को इस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात हो जाए और सेल स्थिरांक का मान मेरे को पता लग जाए, तो बताओ मैं चालकता ज्ञात कर सकता हूं या नहीं कर सकता? काप्पा ज्ञात कर सकता हूं या नहीं कर सकता? यस सर।
है ना। तो कापा ज्ञात करने के लिए दो भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो प्रतिरोध की, एक सेल स्थिरांक की, एक रेसिस्टेंस की, एक सेल कांस्टेंट की। तो अब कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रतिरोध ज्ञात करने का सबसे बढ़िया विधि होता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, व्हीटस्टोन सेतु विधि। सुना है नाम? व्हीटस्टोन सेतु विधि प्रतिरोध ज्ञात करने की सबसे बढ़िया विधि होती है। कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें देखो, चार चालकों को, जिसका भी प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहते हैं, उस चालक को इस तरह से सर्किट में सेट कर लेते हैं। उसका कोई ना कोई प्रतिरोध तो होगा ही होगा, तो ये प्रतिरोध दिखा रहे हैं हम। और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं सर्किट को। ठीक है। अब तार होती तो हम यहां कस लेते सीधा ही, तार होती तो इसको जोड़ लेते सीधा ही। अब बताओ, क्या विलन को यहां जोड़ सकते हैं क्या? कैसे जोड़ सकते हैं क्या विलन को? तार तो भैया जोड़ी जा सकती थी बड़े आराम से। वायर होती जिसकी चालकता मेरे को ज्ञात करनी होती तो मैं यह तार को तार से जोड़ देता। लेकिन क्या विलन को भी तार के रूप में यूज किया जा सकता है क्या? नो सर। फिर कैसे करते हैं ये? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चालकता मापी सेल लेते हैं। कंडक्टिविटी को मेजर करने वाला हम एक सेल लेते हैं। इस सेल की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इस सेल की स्ट्रक्चर ये होती है। ये मान लो बैटरी के प्लस से जोड़ा है, ये बैटरी के माइनस से जोड़ा है। ये सेल ले लिया चालकता मापी सेल। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें ये विलन डाल लेते हैं। ये वाला विलन मान लो जो अज्ञात विलन है, जिसकी चालकता हमें ज्ञात करनी है, वो इसमें डाल लिया, इसमें भर लिया, ये भर लिया इसमें। अब बताओ, ये वायर की जगह, ये तार की जगह जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते? बताओ, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये तो जुड़ सकते हैं यार, है ना। तो फिर विलन इसमें भरा हुआ है, तो ये चालकता मापी सेल लगा के हम इस विलन को व्हीटस्टोन सेतु के साथ जोड़ सकते हैं। क्लियर? चालकता मापी सेल का उपयोग करके। तो एक कठिनाई तो हमने दूर कर ली, जो विलन था उसको किस में ले लिया? चालकता मापी सेल में ले लिया। अब दूसरी बात हमारे पास आई प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हम ज्ञात कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। कैसे ज्ञात करेंगे? हम चालकता मापी सेल लेंगे, उसमें ये अज्ञात विलन भर लिया, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ लिया, तो विलन का प्रतिरोध आ जाएगा। तो प्रतिरोध तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे को और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट चाहिए। सेल कांस्टेंट ज्ञात कैसे करते हैं हम? सेल कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा विलन लेना होता है, ऐसा विलन लेना होता है जिसका चालकता का मान हमें पहले से पता हो। जिसकी ये केसीएल विलन लिया होता है, इसका कापा पहले से पता होता है हमारे को, कापा की वैल्यू पहले से ही पता होती है। जिसका कापा क्या है, हमें पहले से पता है। तो हम क्या करते हैं, इस सेल का सेल स्थिरांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ज्ञात कापा वाले विलन को इसमें भर लेते हैं, जिसका कापा हमें पता है। तो अब कापा हमें पता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ जोड़ दिया, कापा अपने को पता है, तो प्रतिरोध आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। कापा अपने को पता है, कापा इसका नोन है, और प्रतिरोध किस विधि से आ गया? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से। अब आप देखो, जब कापा आपको पता है और प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु विधि से आ गया, तो बताओ सेल स्थिरांक हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ इस सेल का हो जाएगा ना भाई। कापा आपको पता था, इसका कापा आपको पता था,
प्रतिरोध आप विल्सन ब्रिज से निकाल लोगे तो सेल स्थिरांक आपको पता लग जाएगा। और इसी सेल में ही जिसका सेल स्थिरांक हमने इससे ज्ञात कर लिया ज्ञात कापा वाले से, इसी सेल में ही हमने अज्ञात कापा वाला विलयन डाला था। अज्ञात कापा वाला विलयन इसी सेल में डाला था, तो सेल स्थिरांक तो वही रहेगा ना, क्योंकि हमने सेल थोड़ी बदला है, हमने तो विलयन बदला है। आगे बात समझ लग गया पता? तो दो प्रकार का विलयन है, कौन सा? एक तो अज्ञात कापा वाला और एक ज्ञात कापा वाला। अज्ञात कापा वाले का प्रतिरोध तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात कर लेते हैं, तो प्रतिरोध तो हमारे को दिया होता है x, और अपने कहते हैं कि इसका कापा बताओ, तो कापा ज्ञात करने हमें प्रतिरोध तो चाहिए ही चाहिए और सेल स्थिरांक भी चाहिए, L/A भी चाहिए। प्रतिरोध हमारे को न्यूमेरिकल में दिया होगा, क्योंकि प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात किया जा सकता है, तो प्रतिरोध अपने को दिया होगा, लेकिन L/A नहीं दिया होगा। तो L/A ज्ञात करने के लिए हमें एक ज्ञात कापा वाला विलयन दिया होगा, जिसका कापा हमें पहले से पता होगा। प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लिया, तो बताओ जब कापा पता है, R पता है, तो L/A बता सकते हो या नहीं बता सकते? कापा बराबर 1/R इंटू L/A बता सकते हैं L/A, क्योंकि कापा आपको पता है, R आपको पता है, तो L/A निकाल लेंगे यहां से। L/A बराबर कापा इंटू R, और जब L/A बन जाएगा तो उस L/A की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्योंकि सेल वही था। आगे बात समझ? क्लियर है? और ज्ञात कापा के रूप में, जिसका कापा हमें ज्ञात होता है, ज्ञात विलयन के रूप में कौन सा विलयन लिया जाता है? KCl विलयन। कौन सा विलयन लिया जाता है? KCl विलयन। ज्ञात कापा वाला हमेशा KCl विलयन ही लिया जाता है। अब आप देखो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखना पहले। थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, फिर मैं बाकी दो भी बता दूंगा आपको। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपने करके अपने आप देखने हैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आंसर दिया हुआ है नीचे, आप लोग सोल्व करके देख लेना। आंसर नीचे दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। 0.1 m KCl यानी मोलरता आपको दी गई, कितनी? 0.1 m। विलयन कौन सा है? KCl का, KCl का विलयन है। 0.1 m KCl के विलयन को चालकता सेल में भरने पर उसका प्रतिरोध जो है वो 85 ओम पाया गया, क्योंकि प्रतिरोध चालकता सेल से ज्ञात किया जा सकता है व्हीटस्टोन सेतु विधि से। कितना पाया गया? प्रतिरोध कितना पाया गया? 85 ओम। इसी सेल में, अब सेल वही था, सेल वही था, लेकिन इसमें जो KCl भरा गया वो बदल दिया। अब KCl बदल लिया। पहले KCl की सांद्रता 0.1 थी, देखो 0.1। अब जो KCl भरा है ना, उसकी सांद्रता अलग है, उसकी मोलरता कौन कितनी है? मोलरता 0.052 m। तो मोलरता अलग अलग हो गई दोनों की, समझ गए? दोनों की मोलरता अलग अलग है। एक KCl की मोलरता तो 0.1 है और एक KCl की मोलरता 0.052 है, और 0.1 वाले का प्रतिरोध 85 ओम है। अब आगे देखो क्या कहता है। इसी सेल में 0.052 का विलयन भरने पर उसका प्रतिरोध 96 ओम पाया गया। प्रतिरोध कितना पाया गया उसका? 96 ओम। इसका प्रतिरोध आपको 96 ओम दे दिया, ठीक है? यदि 0.1 m KCl विलयन की चालकता, तो देखो एक की चालकता दी हुई है, किसकी दी बताओ चालकता? 0.1 वाले की दी या 0.052 वाले की दी बताओ? 0.1 वाले की है ना। 0.1 वाले की चालकता दे दी 1.29, तो इसका कापा दे दिया 1.29 सीमेंज पर मीटर। और मीटर के सेमी बनाने हैं आपने, ठीक है ना, क्योंकि अपना मात्रक था ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये देखो सेमी स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर को सेमी में बदल लेना है। क्लियर? सेमी कितने, एक मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100। तो यहां मान रख दो 1.29 सीमेंस बटे 100 सेमी। मीटर के सेमी बना लिए 100 सेमी, तो बटे में 100 सेमी, तो 0.0129 सीमेंस पर सेमी। क्लियर?
अब आपको क्या ज्ञात क्या करना है, 0.252 एम 0.052 एम की मोलर चालकता यानी लैम्डा एम ज्ञात करना है। और लैम्डा एम ज्ञात करने का सूत्र क्या था, लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बट्टे सी। अब देखो सी आपको दिया है, सी आपको दिया है, क्या कापा भी दिया है क्या कहीं, इसमें इसका कापा दिया है क्या कहीं, दिया हुआ क्या कापा, नहीं दिया। तो कापा का सूत्र क्या होता है, कापा बराबर 1/r इंटू एल बटा ए, 1/r इंटू एल बटा ए। आर दिया है यहां कितना, 96 ओम, लेकिन एल बटा ए और चाहिए। तो फिर एल बटा ए कहां से लाएंगे, एल बटा ए लाएंगे हम उससे जिसकी चालकता हमें पता है। तो हमारे को एक विलयन ऐसा और दिया गया है जिसकी चालकता हमें पता है। आई बात समझ। तो एल बटा ए इससे लाओगे, एल बटा ए इससे लाओगे, क्या सूत्र है कापा का, कापा बराबर 1/r इंटू एल बटा ए। अब आपको आर भी दिया हुआ है, कितना दिया है 85, आपको एल बटा ए भी दिया हुआ है 0.0129, सॉरी कापा दिया हुआ है, एल बटा ए नहीं, एल बटा ए तो सोल्व करना है हमने, कापा दिया हुआ है, कितना दिया कापा 0.0129 कापा दिया हुआ, देखो कापा नोन है, इसका ज्ञात कापा वाला विलयन है ये, और प्रतिरोध दिया हुआ है 85। तो एल बटा ए हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा एल बटा ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से 0.0129 इंटू 85, और जो एल बटा ए आया वो यहाँ रख दो। तो क्या बन जाएगा, कापा बराबर 1/96 इंटू एल बटा ए 0.0129 इंटू 85। अब कापा सोल्व हो जाएगा, कर लोगे कापा सोल्व यहां, और कापा सोल्व होते ही अपना फार्मूला क्या था मोलर चालकता का, लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बटे सी। कापा हल कर लिया, सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका लैम्डा एम का उत्तर आ जाएगा। क्लियर, समझ आई बात है ना। क्या फार्मूला लगता है, लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बाय सी, ये फार्मूला होता है। अब अपने को कापा नहीं दिया, सी तो अपने को दिया, कापा नहीं दिया, तो कापा ज्ञात करने अपने दो चीजें चाहिए, एक तो प्रतिरोध और एक शैल स्थिरांक। अब प्रतिरोध तो अपने को दिया है पर शैल स्थिरांक नहीं दिया, तो शैल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसा विलयन दिया गया है जिसकी चालकता हमें पता है, जिसकी चालकता हमें पता है। प्रतिरोध अपने को दिया है तो एल बटा ए जो है वो हल कर लेंगे, और वो जो एल बटा ए आएगा वो यहाँ कापा का मान ज्ञात करने में यूज हो जाएगा। आगे बात समझ। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक विलयन नोन होगा जिसका कापा आपको पता होगा, एक विलयन अननोन होगा जिसका कापा आपको ज्ञात करना होगा। तो जिसका कापा पता है वो शैल स्थिरांक निकालने के काम आएगा, ठीक है। बाकी करके देखने ये, बाकी के क्वेश्चन इजी है, बाकी के क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग रीड करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। किसी वैद्युत अपघटक के 0.00241 एम यानी मोलरता आपको दी हुई है, विलयन की चालकता आपको दी हुई है, मोलर चालकता निकालनी है। तो क्या सूत्र होता है मोलर चालकता, लैम्डा एम बराबर 1000 कापा बटे सी। अब कापा आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है, तो कापा और सी आपको दिए हुए हैं, तो उत्तर निकाल सकते हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। कापा आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है, कापा और सी की वैल्यू रखनी है, लैम्डा एम सोल्व हो जाएगा। बाकी अगर नहीं होता तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आंसर आपको दिए हुए हैं, आप करके देखना, बहुत तुरंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.001 एन KCl नॉर्मलता दी हुई है आपको, (0.001 नॉर्मलता दी हुई है, 0.001 नॉर्मलता दी हुई है।
विलयन को चालकता सेल में भरने पर उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 1500 ओम, आर दिया हुआ है 1500 ओम। यदि इसकी चालकता यानी काप्पा दिया हुआ है आपको, काप्पा 0.000146 काप्पा दिया हुआ है, तो सेल स्थिरांक एल बटा ए निकालो। निकाल दोगे क्या एल बटा ए? निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? काप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बटा ए। तो एल बटा ए निकालना है, काप्पा इंटू आर करोगे, उत्तर आ जाएगा आपका। हो जाएगा। हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है किसी क्वेश्चन में ना। सिर्फ ये क्वेश्चन जो है ना, लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है आपको बस। थर्ड क्वेश्चन पे फोकस रखोगे तो आपके आंसर बड़े आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दूंगा आपको। एक तो जो हमने फेराडे नियम पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस शीट भी डलवा दूंगा मैं, एक इसकी प्रैक्टिस शीट भी डलवा दूंगा। दोनों की प्रैक्टिस शीट डलवा दूंगा, आप लोग करके देख लीजिएगा ना। उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपको उसमें क्या होगा, एल बटा ए दे देगा, सेल स्थिरांक दे देगा, ये दिया होगा, आर दिया होगा, सी दिया होगा, मोलरता दी होगी, मोलर चालकता निकालनी होगी। तो मोलर चालकता सूत्र होता है 1000 कापा अपॉन सी। तो जब आर और एल बटा ए दिया तो कापा सोल्व कर सकते हो। कापा का क्या सूत्र होता है? कापा का सूत्र 1/r इंटू एल बाई ए है ना। तो आर आपको दिया हुआ है, एल बाई ए आपको दिया हुआ है, तो आर और एल बाई ए आपको दिए होंगे। कापा हल करोगे, कापा की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू दी हुई है, आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा एम का। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है ना। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्तंभ दिया होता है, कॉलम दिया होता है, जिसकी लेंथ आपको दी होती है और त्रिज्या आपको दी होती है। लंबाई आपको दी हुई है और त्रिज्या आपको दी हुई है। जैसे मान लो ब्यूरेट ही है, ब्यूरेट एक स्तंभ है, तो आपको क्या किया उसने, ब्यूरेट की लंबाई दे दी, जो भी है ब्यूरेट की लंबाई दे दी, और वृत्त का, इस वृत्त की त्रिज्या दे दी, वृत्त की त्रिज्या दे दी, ब्यूरेट की लंबाई दे दी और वृत्त की त्रिज्या दे दी। तो बताओ अपने एल बटा ए निकाल सकते हैं क्या इसका? एल बटा ए कैसे निकालेंगे? एल का मान तो दिया हुआ है, वही रख देंगे, और ए में त्रिज्या दी हुई है, क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। एच नहीं आएगा, एच तो आयतन हो गया। एल बटा ए चाहिए, ए एरिया चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं हो कि आप एच लगा दें, वो तो आयतन बन गया। फिर एल बटा ए फार्मूला होता है सेल स्थिरांक का। एल आपको दिया होगा, ए आप पाई आर स्क्वायर से बना लेंगे। क्लियर? तो एल बटा ए सोल्व हो जाएगा आपका। आर आपको दिया हुआ है, तो एल बटा ए हल हो गया आपका। तो एल बटा ए हल हो गया। प्रतिरोध आपको दिया होगा, तो कापा निकाल लेंगे आप। कापा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो इसमें जो नई बात यही है कि आपको एल बटा ए दिया नहीं होगा। एल बटा ए के लिए आपको रेडियस दे देगा और लेंथ दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल स्थिरांक क्या होता है, एल बटा ए होता है। एल क्या होता है? एल तो लंबाई है नली की, और जो ए है, ए वो ये क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल वृत्त का, और वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल बटा ए निकालोगे तो एल लेंथ हो गया, ए पाई आर स्क्वायर, ए बन जाएगा। तो एल बटा ए से आप सेल कांस्टेंट निकाल लोगे। सेल कांस्टेंट सोल्व होते ही कापा इक्वल टू 1/r इंटू एल बटा ए कर लोगे, क्योंकि आर आपको दिया हुआ है, एल बटा ए आप हल कर चुके हो, तो आर और एल बटा ए आपके पास आ गए। कापा आप हल कर लोगे, और लैम्डा एम बराबर 1000 कापा अपॉन सी होता है। अब कापा आपके पास है, सी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मोलर चालकता आप लोग हल कर लोगे। आ रही है बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं मोलर चालकता से रिलेटेड। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट,
आप प्रीवियस ईयर्स एग्जाम देखेंगे तो उनमें क्वेश्चन 100% पूछा जा चुका होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या आता है, हमारे पास अब दो चीजें आ गई, एक तो चालकता और एक मोलर चालकता। कोलराउश का नियम अब आने वाला है हमारा। अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं वही कोलराउश के नियम तक लेके जाएगा हमारे को। एक चालकता है, एक मोलर चालकता है। हमने क्या करना है, विलन को तनु करना है, विलन को तनु करना है, मतलब तनुता बढ़ानी है, तनुता बढ़ानी है, डाइल्यूशन इंक्रीज करना है, विलन को डाइल्यूट करना है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, मतलब तनुता बढ़ानी है। जब तनुता बढ़ानी है तो सांद्रता क्या करनी है बताओ, सांद्रता कम, सांद्रता घटानी है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है। तो क्वेश्चन यही आता है, विलन की चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है या सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सांद्रता कम करने पर तनुता बढ़ानी है, पानी मिलाना है अपने को। सांद्रता कम करने पर मतलब तनुता, यूं भी बोल सकते हैं तनुता बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर और डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर चालकता जो होती है वो तो घटती है और मोलर चालकता जो होती है वो बढ़ती है। चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांद्रता कम करने पर या तनुता बढ़ाने पर, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर चालकता यानी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी और क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चालकता तो घटती होती है और मोलर चालकता बढ़ती होती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है उसकी व्याख्या हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल 1.5 आवर की क्लास रहेगी आपकी, ताकि कल हम लोग जो है इस टॉपिक को कोलराउश के नियम तक लेकर जा सकें। ठीक है ना, समझ आई क्लास आज वाली।